नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा दृष्टि पर, जो रखता है परीक्षाओं पर पैनी नजर। साथियों, आज हमने एक ऐसा टॉपिक चुना है जिस टॉपिक से हमारी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं और खास करके यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी लोगों को चर्चा करना है संसदीय समितियों पर। किस पर चर्चा करना है? संसदीय समितियों पर। सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। वास्तव में जो हमारी संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और संसद जो होती है, यह संसद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है और यह पूरे भारत के लिए विधि निर्माण का कार्य करती है। वास्तव में इस संस्था में इतने अधिक कार्य होते हैं कि मात्र संसद के कर्मचारियों द्वारा ये कार्य पूरे नहीं किए जा सकते। इस नाते संसद अपने कार्य के निर्वहन के लिए और सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए कुछ टीमों का, कुछ समितियों का गठन करती है। तो उन्हीं समितियों के विषय में आज हम सभी लोगों को चर्चा करना है। देखते हैं ये समितियां कितने प्रकार की होती हैं और इनका प्रावधान कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम समितियों के बंटवारे को देखते हैं। जो संसदीय समितियां हैं ये मूल रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक अस्थाई समिति जिसे हम रेगुलर कमेटी कहते हैं और दूसरी है प्रवर समिति जिसे हम सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। वास्तव में जो ये अस्थाई समिति है, अस्थाई समिति का आशय है कि जब सरकारों का चयन होता है, सरकार बन जाती है लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से, तो होता क्या है कि प्रति वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए कार्य करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया जाता है। और ये जो समितियां हैं इन्हें हम अस्थाई समितियों के नाम से जानते हैं। किन समितियों के नाम से जानते हैं? इन्हें हम अस्थाई समितियों के नाम से जानते हैं, मींस रेगुलर कमेटी। और जो प्रवर समिति है इसे सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। इन समितियों का प्रावधान या इन समितियों को लोकसभा अध्यक्ष के आश्वासन पर, आवश्यकता पड़ने पर इन समितियों का गठन किया जाता है, जिनके माध्यम से समय समय पर इन समितियों का गठन करके कार्य का संपादन किया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं ये समितियां कितने प्रकार की हैं। तो मूल रूप से ये समितियां अस्थाई समिति और प्रवर समिति में विभाजित होती हैं। देखिए, जो अस्थाई समितियां हैं ये मूल रूप से 5 प्रकार की होती हैं। स्थायी समितियां जो हैं वो मूल रूप से 5 प्रकार की होती हैं। और इन समितियों में जो पहला नाम आता है वो है वित्तीय समिति। कौन सी समिति? ये जो पहली समिति है इसका नाम है वित्तीय समिति। कौन सी समिति है? वित्तीय समिति। इस वित्तीय समिति के अंतर्गत कुछ समितियां बनाई गई हैं और ये वास्तव में ये जो समितियां हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे संसद के संचालन में। तो इन वित्तीय समितियों में पहला नाम आता है प्राक्कलन समिति, दूसरा नाम आता है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और तीसरा नाम है इसमें लोक लेखा समिति। वास्तव में ये जो तीनों समितियां हैं ये अस्थाई समिति हैं। इनका निर्माण प्रतिवर्ष होता है, प्रति 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है और ये 1 वर्ष में वित्तीय व्यवस्था को ठीक बनाने के लिए पूरे संसद का सहयोग करती है। ठीक, दूसरी जो समिति हमारी है उसे हम कहते हैं विषय संबंधी समितियां। ये कौन सी है? विषय संबंधी समितियां हैं। इन समितियों में कृषि समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति, साथ ही साथ पर्यावरण और वन समिति इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और हमारी जो तीसरी समिति है इसे हम सदन की समितियां कहते हैं। सदन के कार्यों को संचालित करने के लिए, सहयोग करने के लिए इन समितियों का गठन किया जाता है। जैसे सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, दूसरा कार्य मंत्रणा समिति, तीसरा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति और नियम संबंधी समिति। तो ये जो नियम संबंधी समिति है यह नियम आचरण व्यवस्था बनाने के लिए भी संबंधित होती है, व्यवस्था बनाने का भी कार्य करती हैं ये समितियां। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी जो अगली समिति है उस पर हम चर्चा करते हैं। अगली समिति पर हमारी जो अगली समिति है वो है जांच समितियां। कौन सी समिति है? जांच समितियां। इन समितियों के अंतर्गत सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, क्योंकि यहां पर जांच से संबंधित जो समितियां हैं उनका नाम इसमें आता है। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, अर्थात सदन में जो प्रस्तुत किए जाते हैं, जो पत्र आते हैं, उन पत्रों की देखरेख करने वाली समिति की भी एक समिति बनाई जाती है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समितियों को भी बनाया जाता है। यह स्थायी समितियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और जो हमारी पांचवी समिति है वो है सेवा समितियां। इस समिति के अंतर्गत सामान्य प्रयोजन समिति, कौन सी समिति? सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, ग्रंथालय समिति और संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, अर्थात जो सेवा नियमावलियां हैं, सेवा की शर्तें हैं, ऐसी बातें इन्हीं समितियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये मूल रूप से 5 जो समितियां हैं वो कौन सी हैं? स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जो प्रवर समितियां हैं वो क्या हैं। वास्तव में प्रवर समितियां मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं ये प्रवर समितियां। इनमें पहला जो होता है, इस पहली समिति में ये विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त की जाती हैं। ये जो समितियां हैं, ये जब आवश्यकता पड़ती है किसी कार्य को संपादित या संचालित करने के लिए, तो इनका निर्माण किया जाता है। जैसे विशिष्ट विधेयक, तो विधेयक तो आते हैं लेकिन विशिष्ट विधेयक कभी कभी आते हैं। अतः इन विशिष्ट विधेयकों की आवश्यकता पड़ने पर जब इन पर विचार किया जाता है, इनके लिए प्रतिवेदन देने के लिए इन समितियों की नियुक्ति की जाती है। दूसरी, ये समितियां, जो दूसरी वाली समिति है प्रवर समिति में, उसका ये मामला है, ये समितियां किसी विशिष्ट मामले की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों द्वारा, मतलब राज्यसभा और लोकसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत करके या अध्यक्ष या सभापति द्वारा समय समय पर गठित की जाती हैं। मतलब ये समितियां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिलने के बाद या एकल रूप से अध्यक्ष लोकसभा या फिर सभापति राज्यसभा, इन दोनों के द्वारा इन समितियों को उनके आदेश पर गठित किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके की समितियां रहीं। और कुछ जो समितियां हैं उन समितियों के विषय में हम सभी लोग अब चर्चा करेंगे। और इन समितियों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके सदस्यों की संख्या और इनकी अर्हताएं ये बार बार पूछी जाती हैं। तो कुछ विशिष्ट जो समितियां हैं, प्रमुख समितियां हैं, उनमें सबसे पहले चर्चा करेंगे लोक लेखा समिति पर। पहली समिति क्या है? लोक लेखा समिति। देखिए, यह एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। वास्तव में इससे लोक का मतलब जनता पर अधिभारित जो व्यय होता है, उस व्यय की व्यवस्था को बताने के लिए ही इस लोक लेखा समिति का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं। लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है, सबसे पुरानी समिति यही है। और इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 निम्न सदन अर्थात लोकसभा और 7 राज्यसभा अर्थात उच्च सदन के सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो होती है, मतलब आनुपातिक प्रणाली पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका चयन होता है। और इस समिति का कार्य क्या है कि विभिन्न मंत्रालयों के व्यय को नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना, अर्थात जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा व्यय होने वाला है उस व्यय को जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो देते हैं, जो उसकी सूचना उनके पास आती है, वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास जो ये व्यय होता है, इस व्यय पर विचार करना इस समिति का कार्य होता है। तो ये लोक लेखा समिति है, अर्थात यह व्यय से संबंधित समिति है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी इसमें क्या होता है? एक योगदान होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, यह जो समिति है यह भारत के संसद की सबसे बड़ी समिति है। यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी और सबसे पहली समिति है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य निम्न सदन के होते हैं, अर्थात लोकसभा के होते हैं। इसमें इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को स्थान नहीं दिया जाता।
इसके सदस्यों का भी चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और इस समिति का कार्य वित्तीय नीतियों के संबंधों में सुझाव देना होता है। वित्तीय नीतियों को बनाते समय उसमें जो सुझाव देने होते हैं वो ये प्राक्कलन समिति सुझाव देने का कार्य करती है। ठीक, चलिए इसके बाद अगली जो समिति है वो सार्वजनिक उपक्रम समिति है, जैसा कि नाम में ही छिपा है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक, तो सार्वजनिक, इस समिति का निर्माण 1969 ईस्वी में किया गया था। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और इन 15 सदस्यों में क्या होता है, इनका मनोनयन होता है, ना कि चुनाव होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर इनका मनोनयन किया जाता है। ठीक है, मनोनयन किया जाता है। इस समिति में 10 सदस्य लोकसभा के और कुछ सदस्य राज्यसभा के भी होते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा तथा संवीक्षा करना इस समिति का कार्य होता है। इसमें 10 सदस्य लोकसभा के और 5 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, 10 सदस्य लोकसभा के और 5 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, और इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों के लेखा एवं प्रतिवेदनों की समीक्षा करना या संवीक्षा करना इस समिति का कार्य होता है। तो ये कौन सी है, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं विशेषाधिकार समिति। कौन सी समिति, विशेषाधिकार समिति। इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिनकी जो नियुक्ति होती है वो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आनुपातिक मत पद्धति प्रणाली के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री और विधि मंत्री भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री और विधि मंत्री, विधि का मतलब कानून मंत्री, प्रधानमंत्री और विधि मंत्री भी शामिल होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य संसद के किसी सदन, इस समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामले जो होते हैं, उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों की जांच करना होता है। यह विशेषाधिकार समिति है जो किसी भी अध्यक्ष द्वारा सदन या संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों की जांच करना होता है। ठीक है, यह जो अधिकारों का, विशेषाधिकारों का जब उल्लंघन होता है ऐसी स्थिति में इसका क्रियान्वयन होता है। अगली समिति है प्रवर समिति। प्रवर समितियों का गठन लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग तथा एक साथ भी किया जा सकता है। जैसी परिस्थितियां हो, जैसी अनिवार्य परिस्थितियां हो, एकल बनाया जाए या दोनों को साथ करके बनाया जाए। साथ ही अलग अलग गठित होने की स्थिति में इसकी सदस्य संख्या 30 तथा संयुक्त रूप से गठित होने पर इसकी सदस्य संख्या 45 होती है। अब इस पर आपको ध्यान देना है, यहां से प्रश्न बन सकता है कि अलग अलग, ये जब अलग अलग गठित होते हैं तो इनकी सदस्य संख्या कितनी, 30 होती है। जब चाहिए लोकसभा की बने अकेले बने तो 30 की बनेगी, राज्यसभा की बने अकेले तो 30 की बनेगी। लेकिन यदि दोनों संयुक्त रूप से बनवाते हैं, इस समिति का निर्माण होता है दोनों की, तो इसमें सदस्य संख्या कितनी, 45 हो जाती है। और संयुक्त प्रवर समिति में 30 सदस्य निम्न सदन अर्थात लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य विधेयकों की समीक्षा करना होता है। ठीक है, किसके, विधेयकों की समीक्षा करना है होता है। तो अक्सर ये समितियां दोनों की मिश्रित रूप से बनती हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मिश्रित रूप से बनती हैं। तो सदस्य संख्या 45 होती है, जिसमें से 30 लोकसभा और 15 राज्यसभा। अन्यथा जब ये एकल विधेयकों पर एकल बनती हैं, विधेयकों पर विचार करने के लिए लोकसभा की अलग समिति बने और राज्यसभा की अलग बने, तो इनकी सदस्य संख्या मात्र 30 होगी, जो किसी एक सदन के, चाहे वो लोकसभा की बने तो 30 या राज्यसभा की बने तो 30। तो ये कौन सी समिति है, प्रवर समिति है। अगली समिति जो हमारी है वह सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। इस समिति का गठन जो है पहली बार दिसंबर 1953 में किया गया था।
इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए की जाती है। समिति का जो कार्य है, समिति का कार्य सरकार या मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासनों का पालन किया जा रहा है या नहीं की समीक्षा करना होता है। ठीक है, सरकारी मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले आश्वासनों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, इस बात के संबंध में जांच करना तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और वास्तव में ये जो समिति है ये विश्व के संदर्भ में अनूठी है, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकार की संसदीय समिति अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। इट मींस ये सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलती है। कहां मिलती है? अनूठी इस नाते है क्योंकि इस समिति का निर्माण मात्र भारत में किया गया है, जो सरकारी मंत्रियों के द्वारा दिए जाने वाले आश्वासनों के पूर्ण होने या न पूर्ण होने की समीक्षा करता है। ठीक है, तो ये कौन सी समिति है? सरकारी आश्वासन संबंधी समिति। चलिए अगली समिति को देखते हैं, और यह समिति है कानून संबंधी समिति। इस समिति का गठन 15 सदस्यों से किया जाता है। कितने सदस्यों से? 15 सदस्यों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति लोकसभा अथवा विभिन्न दलों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है या किया जाता है। इस समिति के कार्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे नियमों अथवा अधिनियमों की जांच करना होता है। यह कानून समिति होती है। और वास्तव में यह तो नहीं कहा गया है कि सभी विधिवेत्ता हों, लेकिन जो कानून समिति बनाई जाती है अक्सर उसमें अक्सर जो लोग होते हैं वो विधि के ज्ञाता लोगों को ही जानबूझकर रखा जाता है। और हमारे देश में विधि के ज्ञाता तो हमारे सदन में बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरीके से विधि विशेषज्ञों को इसमें रखा जाता है। खैर ये लिखित कहीं नहीं है कि विधि विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन इनकी योग्यता अक्सर जानबूझकर ऐसी रखी जाती है। तो ये कौन सी है? ये कानून समिति है। इसके बाद हमारी अगली समिति जो है कार्य मंत्रणा समिति। कौन सी समिति? कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस समिति का मुख्य कार्य है विधेयकों या फिर विषयों के लिए सदन की कार्यवाही में समय निर्धारित करना। सदन की कार्यवाही में समय निर्धारित करना। चूंकि सदन की कार्यवाही जो होती है उसमें सभी दलों को उनके एवरेज के हिसाब से, उनके सीट्स गेनिंग के हिसाब से, कितनी किसकी सीट है उस हिसाब से समय दिया जाता है। उन्हें प्रश्न रखने या बोलने का मौका जो दिया जाता है सांसदों को, वो इसी अनुक्रम में दिया जाता है। ठीक है, तो कार्यवाही में समय निर्धारित करना। इस समिति की सलाह तथा विपक्षी दल के नेता से विचार के पश्चात ही लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करता है। अब इसमें एक व्यक्ति का और भी सहयोग होता है। वो कौन होता है? वो विपक्षी दल का नेता, अर्थात नेता प्रतिपक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष से सलाह लेकर ही इस कार्य को आगे बढ़ाता है। मतलब लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करता है। किससे विचार के बाद? विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष से मिलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी है नियम समिति। नियम समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जो लोकसभा द्वारा नामित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इस समिति का मुख्य कार्य संसदीय कार्यवाही, जो संसदीय कार्यवाहियां होती हैं उनकी प्रक्रिया पर विचार करना होता है। संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया पर विचार करना होता है। तो एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। अगली हमारी जो समिति है वो समिति है याचिका समिति। कौन सी समिति? याचिका समिति। इस याचिका समिति के बारे में देखते हैं। याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। सभी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। इस समिति का कार्य सभी याचिकाओं का परीक्षण करना है जो लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद उसे सौंपी जाती हैं। ठीक,
सभी याचिकाओं का परीक्षण करना होता है। इस समिति का यह उत्तरदायित्व है कि वह याचिकाओं में की गई प्रमुख शिकायतों के संबंध में लोकसभा को अपना प्रतिवेदन दे। अर्थात जो शिकायतें उस पक्ष के लिए आती हैं, लोकसभा में प्रस्तावित होने के लिए जो आती हैं याचिकाएं, उन याचिकाओं की जांच करे और जांच करके जो उसमें प्रमुख शिकायतें हैं उन सभी शिकायतों को लोकसभा को अपना प्रतिवेदन दे। मतलब लोकसभा को यह बताए अपने प्रतिवेदन के माध्यम से कि इस क्षेत्र में ये शिकायतें इस याचिका के माध्यम से आई हैं, तो उस पर विचार किया जाए। ठीक है, तो ये थी याचिका समिति। अगली समिति है सदन समिति। सदन समिति, ये जो सदन समिति है इसमें 12 सदस्यों द्वारा यह निर्मित होती है। 12 सदस्यों से निर्मित इस समिति के सभी सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर नामजद किए जाते हैं, मतलब वही नामित किए जाते हैं। इस समिति का कार्य सांसदों का निवास स्थान और उनके समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने से है। ठीक है, ये जो सदन समिति है इसका मुख्य कार्य है जितने भी सांसद चुने जाते हैं उन सभी सांसदों के आवास की व्यवस्था, साथ साथ उन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, मुफ्त जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उन सुविधाओं के विषय में जानकारी प्रस्तुत करना। ठीक है, ये सदन समिति है। और अगली समिति है अनुपस्थित सदस्यों से संबद्ध समिति। अनुपस्थित सदस्यों से संबद्ध समिति का मतलब है कि जो सदस्य लगातार सदन में उपस्थित नहीं होते उनसे संबंधित प्रतिवेदन और उनकी समीक्षा के लिए समिति बनाई जाती है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं और इस समिति का मुख्य कार्य जो होता है वह अनुपस्थित सदस्यों के, इसका जो मुख्य कार्य है, इस समिति का मुख्य कार्य अनुपस्थिति के आवेदन पत्र तथा उससे संबंधित विषयों की जांच करना। कहने का आशय है कि जब कोई संसद सदस्य अनुपस्थित होता है तो वह यदि आवेदन किया है तो उन आवेदन पत्रों की जांच करना, या फिर वह बिना अनुमति के कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक यदि अनुपस्थित है अथवा नहीं है, तब सदन को जांच करने के बाद यह प्रतिवेदन देना कि संबद्ध व्यक्ति की अनुपस्थिति क्षम्य है अथवा नहीं। अर्थात इसमें बताना है कि कोई संसद सदस्य क्या अपने आवेदन देने के बाद अनुपस्थित है या बिना आवेदन के ही अनुपस्थित है, और यदि बिना आवेदन के अनुपस्थित है तो उसके अनुपस्थित रहने का कारण क्षम्य है, ब्लंडर है या नॉन ब्लंडर है, क्षम्य है या अक्षम्य है, इसकी जांच करके ये सदन को अवगत कराना इस समिति का कार्य है। अनुपस्थित सदस्यों से संबंधित समिति। इसके बाद सामान्य उद्देशीय समिति आता है। कौन सा समिति है? सामान्य उद्देशीय समिति। इस समिति में 20 सदस्य होते हैं। कितने? 20 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। कौन अध्यक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है। और इस समिति का मुख्य कार्य उन विषयों पर विचार करना तथा परामर्श देना है जो सदन की कार्यप्रणाली के संगठन तथा सुधार से संबद्ध है। मतलब सदन की जो कार्यप्रणाली है उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें परामर्श देने के लिए, जो सदन की कार्यप्रणाली है उसे संगठित करने के लिए और प्रतिवेदन देना ताकि उसमें किसी तरीके की यदि कोई कमी है तो उसमें उसके सुधार से संबंधित यह समिति है। कौन सी? सामान्य उद्देशीय समिति। तो इस प्रकार हमारी जो मुख्य समितियां रही उनकी सूची यहां पर रही। चलिए एक बार हम फिर से चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों को इन समितियों के विषय में एक बार पुनः जानकारी दें। ये जो समितियां होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं, स्थायी समिति या प्रवर समिति। स्थायी समिति प्रत्येक वर्ष चुनी जाती है, बनाई जाती है, ठीक है, और प्रवर समिति जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो बनाया जाता है। देखिए इन अस्थायी समितियों के 5 प्रकार हैं। इनमें अस्थायी समितियों में पहली समिति है वित्तीय समितियां, इसमें जैसे प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति और लोक लेखा समिति। दूसरी समिति है विषय संबंधी समिति, इसमें कृषि समितियां, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति तथा पर्यावरण और वन समिति इसके अंतर्गत आते हैं। सदन की समितियों के अंतर्गत इसमें लोकसभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति,
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति और नियम संबंधी समिति। चौथी समिति है जांच समिति। इसमें जैसे सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण से संबंधित समितियों के बारे में चर्चा की गई है। ये जांच समितियों के अंतर्गत आती हैं। पांचवी समिति है सेवा समिति। इसमें जैसे सामान्य प्रयोजन समिति, आवास समिति, ग्रंथालय समिति और संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों से संबंधित समिति। तो ये कौन सी स्थायी समितियां हैं। फिर दूसरी आती है प्रवर समिति। इस समिति के अंतर्गत दो समितियां आपको मैंने बताया, यह विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त की जाती है, और दूसरी समिति किसी विशिष्ट मामले की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों द्वारा इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत करके या फिर अध्यक्ष या सभापति द्वारा समय समय पर यह गठित की जाती हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप रहे। और कुछ जो प्रमुख समितियां हैं जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसके बाद विशेषाधिकार समिति, फिर प्रवर समिति, फिर सरकारी आश्वासन संबंधी समिति और कानून समिति, साथ ही साथ कार्य मंत्रणा समिति, इसके बाद नाम आता है नियम समिति, फिर याचिका समिति, फिर सदन समिति, फिर अनुपस्थित सदस्यों से संबद्ध समिति, सामान्य उद्देशीय समिति। ये समितियां मुख्य रूप से इतनी मुख्य समितियां होती हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों को यहां से अच्छी जानकारी मिलेगी और आप सभी के आने वाली परीक्षाओं में आप सभी लोग यहां से आने वाले प्रश्नों को अच्छे और सरल रूप में सॉल्व कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अध्ययन में रत रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।